हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा लेक्चर रहने वाला है हाइड्रोकार्बन का। तो हमने जीओसी पढ़ लिया और उससे रिलेटेड मैंने आपको जो एनसीईआरटी के टॉप 125 क्वेश्चंस है ना, वो भी आपको टेलीग्राम में भेज दिया है। आप उनको प्रैक्टिस करो, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आपने जब वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो पहली बारी में आपको सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जितने क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो आपको मैं वीडियो सॉल्यूशन दूंगा, तो आप जब उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो मैं कर सकता था। ठीक है। बाकी जब आपके 125 क्वेश्चंस हो जाएंगे और ऑलरेडी मैंने 100 से 150 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको क्लास में कराए हुए हैं और डीपीपीबी के थ्रू भी आपको दिए थे, तो आपके लगभग 300 क्वेश्चन एक चैप्टर में हो गए। तो वो 300 क्वेश्चन ना आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से और सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है। तो आपका जीओसी क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। तो अब हम हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ चुके हैं और आज हमारा हाइड्रोकार्बन का पहला लेक्चर है। तो इसमें हम क्या सीरीज फॉलो करने वाले हैं ना, तो जो सीक्वेंस एनसीईआरटी में दे रखी है वही फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी को पूरा निचोड़ के खा जाएंगे। बाकी एनसीईआरटी में टॉपिक्स हमने पढ़े, कंसेप्ट पढ़ लिए, उसके सॉल्व एग्जांपल कर लिए, बाकी फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस इतने करेंगे ना कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ के आने वाला है नीट 2025 में, वो मैं 100% अपना तैयार करने वाला हूँ। बाकी बातें कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। अगर आप नीट 2025 में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो ना, तो ये बहुत जरूरी है कि मेरे बायोलॉजी में 360/360 एक परफेक्ट स्कोर आ जाए। क्योंकि बायोलॉजी में 360 लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, बशर्ते मैंने साल भर एक अच्छी बुक से एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। नीट प्रेप आपके लिए लेके आया है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। ये एक एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक है भाई, डॉक्टर एनके शर्मा सर। ठीक है। तो इस बुक में ना जो नीट का बायोलॉजी का जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, वो फॉलो किया गया है। हालांकि हम 1-2 साल में देखते हैं ना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, अपने असर्जन रीजन क्वेश्चंस, अपने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं, इनकी क्वांटिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो वही क्वेश्चंस सारे इसमें फ्रेम किए हुए अच्छे एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी को पूरा निचोड़ के एक एक लाइन को पकड़ के यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं आपके लिए। तो इस बुक में आपको 2700 से ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। साथ ही अगर आप ये बुक परचेज करते हो तो 25+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप दे सकोगे और 11th की एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस है ना, वो सारी कंपाइल करके इन्होंने एक जगह पे भी आपको दे दी है। और जो अपना ये नीट 2024 का पेपर हुआ था ना, तो उसका जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था, उसका सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन, और जो झज्जर वाला पेपर हुआ था उसका भी डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको जैसे कोई आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें आपको कोई डाउट होता है ना, तो इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन और इसमें आपको ऑडियो सॉल्यूशन भी साथ में मिलेगा, जो इनके टेलीग्राम बॉट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो और नीट 2025 में बायोलॉजी में एक परफेक्ट 360/360 स्कोर करना चाहते हो, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको एक लिंक दिखेगा, तो उस लिंक को आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है। तो फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बाई नाउ। तो बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि फोन नंबर और डिलीवरी एड्रेस और पिन कोड अपना सही से डालना। ठीक है। बाकी आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पर पे का ऑप्शन आएगा, फिर आपको पे का ऑप्शन दबा के फिर आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। आप उसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो फिर ये बुक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। बाकी अब लेक्चर करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हाइड्रोकार्बन का पहला लेक्चर। अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना आज का लेक्चर और ये मैंने हेडिंग डाल दी हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सर हाइड्रोकार्बन क्या हुए। तो देख, मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था और वहां पर मैंने एक ऐसा कंपाउंड देखा ना, तो उस जिसमें कार्बन प्रेजेंट था और जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था। तो मेरा दोस्त वो पढ़ा लिखा था, मैं बिल्कुल अनपढ़, तो वो मुझे बताता है कि भाई वो हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है। वो हाइड्रोकार्बन होता है। तो मुझे समझ में आ गया, अच्छा कोई ऐसा कंपाउंड आज के बाद मैंने देखा जिसमें कार्बन दिखाई दिया, जिसमें हाइड्रोजन दिखाई दिया, मैंने बोल देना है कि सर ये तो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देख, कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो क्या हो गए अपने हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है। बात खत्म। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का जो ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसमें अपने को 4 टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं। सबसे पहले एल्केन पढ़ूंगा, फिर
एल्कीन पढ़ूंगा, फिर एल्काइन पढ़ूंगा और लास्ट में अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जैसे अपने बेंजीन हो गए। ठीक है, तो जिस दिन मैं अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करूंगा ना, उसी दिन मेरा कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन का लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे इनमें से मैं आपको कुछ चीज पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपको एल्केन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक फॉर्मेट फॉलो करती है, तो मैं भी उसी फॉर्मेट के साथ आपको वही चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे अपन पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तीसरे नंबर पे अपन देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर अपन देखेंगे चौथे नंबर पे केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट में अपन क्या देखेंगे, यूजेस देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एल्केन पकड़ा, तो एल्केन का मैं पहले इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा, फिर उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखूंगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखूंगा, लास्ट में उसकी यूजेस देखूंगा। तो जब मैंने 5 चीजें देख ली ना, उसके बाद मेरा एक पार्ट खत्म हो गया, मतलब एल्केन खत्म हो गया। फिर मैंने एल्कीन पकड़ा, एल्कीन के बारे में भी ये 5 में पढ़ूंगा, फिर एल्कीन भी खत्म, फिर एल्काइन में आया मैं, उसके बारे में भी 5 चीज पढ़ा, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में भी। ये सब अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो 5 चीज अपने को पढ़नी है, और इनमें से जो हमको रिएक्शन दिखती है ना, वो अपना इसमें दिखती है और अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में दिखती है। मतलब ये वाले जो अपने पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं पूरी एनसीईआरटी आपको अच्छे से फॉलो कराऊंगा, और आपको एनसीईआरटी की सारी लाइन टू लाइन आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी सारी करेंगे ना कि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। ठीक है, अब देखो, जब मैं इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक दिक्कत आएगी। इंट्रोडक्शन में अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा पता है, एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है, या फिर नोमेनक्लेचर या फिर आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर तो मैंने आपको जीओसी में पूरा कंप्लीट करा दिया, तो मैं बार बार नोमेनक्लेचर क्यों पढ़ाऊं आपको, तो नोमेनक्लेचर तो मैंने करा रखा है। ठीक है, आइसोमेरिज्म आएगा, फिर आइसोमेरिज्म में मैंने आपको आधा करा रखा है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने आपको कराया था जीओसी में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म हमको पढ़ना पड़ेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कौन सा, स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो में क्या होता है ना, 3D में होता है, 3D में। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी 2 आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है अपना कन्फिगुरेशनल और एक होता है कन्फर्मेशनल। तो इंट्रोडक्शन में मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने एल्केन निकाला, एल्केन का जो इंट्रोडक्शन आएगा ना, उसमें आईयूपीएसी ये सब पढ़ूंगा मैं, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे वापस से नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने सारा पढ़ा रखा है उसमें आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर अपने को स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हर चीज में जैसे मैं एल्केन पढ़ाऊंगा, फिर स्टीरियो आइसोमर आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो जाती है भाई, ये क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, बार बार बीच में इंट्रोडक्शन ये सब पढ़ना पड़ता है। तो मैंने क्या सोचा है ना, कि आपको ना पहले ना ये सब पढ़ा दूं मैं, मतलब आपको ये आइसोमेरिज्म पढ़ा दूं, मतलब हाइड्रोकार्बन में मैं सबसे पहले आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूं, ताकि आपने देखो नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है पहले से, और आइसोमेरिज्म भी आपका हो जाएगा, तो फिर चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल, फिजिकल, और लास्ट में यूजेस भी देखेंगे। तो फिर ऐसे ऐसे करते अपना फ्लो बनने वाला है, इस सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्योंकि बार बार चैप्टर में आगे देखोगे ना, तो ये आएगा और दिमाग खराब करेगा बार बार, इसलिए पहले ही इसको पकड़ के इसका ही दिमाग खराब कर देते हैं ना, आज इसको ही निपटा देते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ताकि बाद में ये दिक्कत ना करे। तो फिर जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कन्फिगुरेशनल आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म हम पहले निपटा देते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज मैं ले रहा हूं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये मैं हेडिंग डाल देता हूं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो सर, आइसोमेरिज्म तो आपने पहले भी पढ़ाया था, पर वो आपने पढ़ाया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पर कोई बात नहीं, है तो वो भी आइसोमेरिज्म और है तो ये भी आइसोमेरिज्म। तो यहां पर ये तो सेम रहने वाला है ना, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, चाहे कोई सा भी आइसोमेरिज्म हो, चाहे कोई सा भी आइसोमेरिज्म हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब जितने कार्बन उधर उतने ही कार्बन इधर, जितने हाइड्रोजन उधर उतने ही हाइड्रोजन इधर, और बाकी और भी कोई एलिमेंट्स होंगे तो जो इधर वही इधर, और उतने ही इधर, मतलब बराबर होने चाहिए, और होने भी वही चाहिए कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम है। हालांकि मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाया हुआ है और आपको वो अच्छे से समझ में आया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है सर, अब देख, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्यों अराइज होता है। तो देख, अराइज क्यों होता है पहले मैं बता देता हूं आपको। अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है, मतलब मेरा जो सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड होगा ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है जैसे, तो सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही होता है ना। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये अच्छे से पढ़ाया हुआ है यार, सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होगा ना। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड जो है ना, उसके अराउंड क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, फ्री, बिल्कुल फ्री रोटेशन होता है। तो उसी के चक्कर में क्या होता है, अपना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि यहाँ से उठ के नीट में, जेईई मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं वो मैं कराऊंगा आपको, और आप बिल्कुल बिना पेन लगाए हुए सारे सॉल्व करने वाले हो। बस इस लेक्चर को बिल्कुल पेशेंस के साथ पूरा देखना। ठीक है, तो ये अपना शुरू हो गया। तो सबसे पहले अपना आता है इथेन। इथेन के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, इथेन, इथेन। ठीक है सर, अब देखो सर, इथ का मतलब क्या हुआ सर, इथ का मतलब होता है दो कार्बन। ठीक है, एन का मतलब क्या हुआ सर, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रखना है, ये रख दिया मैंने। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी में किससे कंप्लीट करता हूँ, सबको पता है सर, हाइड्रोजन से करते हैं। तो कार्बन के देख एक बॉन्ड दिख रहा है, तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना, तो तीन मुझे हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, ये लगा दिए मैंने। इस कार्बन के पास भी देख सिर्फ एक बॉन्ड दिख रहा है ना, तो टोटल चार होते हैं, तो तीन मैंने हाइड्रोजन के साथ बना दिया। और हाइड्रोजन के साथ कोई भी ना सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, चाहे मैं कार्बन को हाइड्रोजन के साथ लगा दूं तो बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देखूंगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में देखूंगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई भी बॉन्ड बना रहा है वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, ये अपना समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या है सर, ये मेरा क्या है सर, इथेन है। तो इसमें मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका देखने वाला हूँ मैं, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले यही दिया हुआ है। ठीक है सर, अब देख क्या करना होता है ना इसमें। देख इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन तो ये हो गया। ठीक है, और एक कार्बन ये हो गया। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ सर, ये पहला नंबर कार्बन और ये दूसरा नंबर कार्बन। समझ में आ गया। ठीक है, ये पहला नंबर कार्बन और ये दूसरा नंबर कार्बन। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब देख पहले नंबर कार्बन को मैं कैसे शो कर रहा हूँ, देख ऐसे गोले से, गोले से जो अंदर से भरा हुआ है पूरा डार्क गोला। और जो दूसरा नंबर कार्बन है ना, उसको मैं कैसे कर रहा हूँ, यू, जो अंदर से बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल हॉलो गोला, मतलब गोला तो है पर हॉलो है, मतलब खोखला है। ठीक है, तो वन नंबर कार्बन को मैं डार्क गोले से शो करूंगा, और टू नंबर के कार्बन को मैं बिल्कुल बड़ा वाला गोला और खोखला गोला, मतलब हॉलो गोला से शो करने वाला हूँ। ठीक है, तो देख पहले मैंने बनाया ये वाला कार्बन, मतलब ये गोला बनाया, मतलब ये पहला वाला कार्बन है। ठीक है, तो इसके पास देख कितने हाइड्रोजन लगे हुए, एक दो तीन, तो मैंने तीन हाइड्रोजन बना दिया इसके। देख एक दो तीन, हाइड्रोजन 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 बना दिया। तो पहला वाला जो कार्बन था उसका खेल खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा कार्बन आएगा, और दूसरा कार्बन ना सीधा इसके नीचे है, मतलब सीधा इसके ही नीचे है, मतलब जो ये पहला कार्बन है उसके सीधा नीचे। इसको फील करना एक बार। ठीक है, तो ये दूसरा कार्बन बना रहा हूं, देख ये बनाया मैंने, मतलब ये एक के ऊपर एक है, मतलब इसको ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो बीच का जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, तो वो मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि ये 3D में है ना, सीधा नीचे है वो, एक कार्बन ये है उसके सीधा नीचे है, तो वो बॉन्ड मुझे दिख नहीं पा रहा ना, क्योंकि कार्बन ऊपर आ गया, मेरी आंखों के सामने कार्बन आ गया, तो बॉन्ड नहीं दिख पा रहा, ये वाला बॉन्ड नहीं दिख पा रहा इससे। ठीक है, अब देख, तो जो पीछे दो नंबर का कार्बन है उसके पास भी देख तीन हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके पास भी तीन हाइड्रोजन है, तो वो तो थोड़ा दूर है, तो उसको मैं डॉट करके बता देता हूं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन,
और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मेरा बन गया अपना इथेन। ये क्या अपना इथेन है। ये बनाना है आपको। अगर ये बनाना आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बिल्कुल स्मूथली चलने वाला है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको अपन बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन मतलब ये जो 3D में मैंने बनाया, तो जब मैं 3D में ऐसा बनाता हूं ना, इसको इसको बोलते हैं अपन न्यूमान प्रोजेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देख, एक बात ध्यान से देख। इसी को मैं अगर आपको सरल भाषा में बताऊं, इसी को मैं अगर सरल भाषा में बताऊं, तो देख, आगे वाला कार्बन ये रहा और पीछे वाला कार्बन ये है। आगे वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन लगा रखे मैंने, ये लगा रखे हैं। फिर आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, यहां ध्यान से देखो, ये देखो, ये तो ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर पीछे 2 नंबर वाला कार्बन आया, उसके पास भी क्या लगे हुए हैं? अपने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यूं यूं यूं। तो जो ये चीज है ना, उसी को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो अब इस वाले में तो देख, बीच में बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है। पर जब मैंने आपको न्यूमान प्रोजेक्शन पढ़ाया तो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं दिख रहा है। पर बॉन्ड है तो सही ना, क्योंकि वो 3D में बना हुआ है। एक कार्बन के नीचे दूसरा कार्बन बना हुआ है, तो बॉन्ड दिखेगा कैसे? ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बगल में बनाया ना, जिसमें बॉन्ड दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं, अपन 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो जो मैं अभी पढ़ रहा हूं वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूं सर? कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो उसमें क्या यूज किया जाता है? उसमें यूज किया जाता है न्यूमान प्रोजेक्शन। उसमें क्या यूज किया जाता है? न्यूमान प्रोजेक्शन। मतलब मैं जो ये पूरा लेक्चर देखने वाला हूँ, जो ये मैं पूरा कंसेप्ट पढ़ने वाला हूँ, कहीं ना कहीं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, इसमें कौन सा प्रोजेक्शन यूज करना है? अपने को न्यूमान प्रोजेक्शन यूज करना है। ठीक है, मतलब एक कार्बन के नीचे दूसरा कार्बन होने वाला है। ठीक है, तो बीच का जो बॉन्ड है वो मुझे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ठीक है, पर मेरे को दिमाग में पता है कि बॉन्ड तो है, तो बीच में कोई बॉन्ड तो होगा ही ना मेरे भाई। 2 कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड तो होगा ही। ठीक है, हवा में थोड़ी होंगे वो लटके हुए। ठीक है, अब ध्यान से देख। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं, सी हॉर्स प्रोजेक्शन को, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। इसको मैंने छोटा किया और मैंने इसको किनारे कर दिया, हटा दिया इसको। भागो तुम यहां से, क्योंकि तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं है। ठीक है सर, अब देख मेरे भाई, अब आया, अब देख, अब यहाँ पे क्या देखना होता है ना, ये देख। अब देख मेरे भाई, एक कॉमन सेंस की बात रखा। एक जो तू यहाँ पर बैठा हुआ है और तू अगर पूरा घूम गया ना, गोल ऐसे करके, गोल बिल्कुल 360 डिग्री में, बोलते हैं ना कि 360 डिग्री घूम गया। जो झूले होते हैं, जो अब मेले में जाते हो वहां झूले होते हैं, 360 डिग्री घूम जाते हैं कुछ कुछ झूले। तो वो पूरा एक जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अगर मैं बोलूं कि 90 डिग्री के 4 हैं क्या? ये देख, 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, मतलब 4 90 का अगर मैं लगाऊं तो 360 का डिग्री बन रहा है, मतलब 360 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगर मुझे 60 डिग्री के एंगल बनाने होंगे ना, 60, तो मेरे को 6 बनाने पड़ेंगे देख, क्योंकि 6 6 या 36, तो 360 डिग्री हो गया। और एक कितने का है? ये 60 डिग्री का है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर एक एंगल मुझे 90 डिग्री का बनाना है तो कितने एंगल बनाने पड़ेंगे टोटल, ताकि 360 का पूरा एक सर्कल खाए, सर्कल बन जाए? तो 4 बनाने पड़ेंगे मुझे। अगर एक एंगल, मतलब एक एंगल मुझे 60 डिग्री का बनाना है तो टोटल 360 करने के लिए कितने चाहिए मुझे? 6 चाहिए, क्योंकि 60 × 6 करके 360 आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉलो होने वाला है? ध्यान से देख, यहाँ पर फॉलो होगा ये वाला। मतलब मुझे 6 बनाने हैं, 60 डिग्री के एंगल में मुझे 6 बनाने हैं, क्योंकि मुझे पूरा 360 डिग्री का घुमाना है। ठीक है, तो मुझे 90 एंगल पे नहीं घुमाना, कितने पे घुमाना है? 60 के एंगल पे, 60 डिग्री के। ठीक है, और 60 डिग्री के एंगल पे अगर मैं घुमा रहा हूं तो मुझे कितनी बार घुमाना पड़ेगा? 6 बार घुमाना पड़ेगा, क्योंकि 60 डिग्री को तुम 6 बार घुमाओगे तभी तो 360 डिग्री बनेगा। समझ में आया ना? 60 × 6 कितना आता है? 360। समझ में आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आसानी में पढ़ा रहा हूँ तुमको, बिल्कुल सरल
बिल्कुल देसी भाषा में 5th क्लास का मान का समझ रहा हूँ। मतलब आपको अगर 5th क्लास में हो, आप 7th क्लास में भी हो ना, तो मैं उस लेवल पे समझा रहा हूँ आपको कि आपको फिर भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मतलब ये एंगल कितने कितने डिग्री के हैं सर? 60 डिग्री के एंगल है ये। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल है, और इन एंगल को अपन बोलते हैं डाई हेड्रल एंगल। ये पूरा मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। अब तुम एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, तो तुमको बिल्कुल ऐसा लगेगा यार सर ने तो पूरा निपटा दिया और हमको पता भी नहीं लगा, पूरी एनसीईआरटी निपटा दी। ठीक है, तो मतलब जो ये एंगल है ना, ये कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है, और इसको मैंने क्या बोल दिया? डाई हेड्रल एंगल। तो जब तुम लेक्चर देखते हो ना, तो कोशिश क्या करो ना कि यहीं पे पूरा निपटा दो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्लोली पढ़ाता हूँ, और इस हिसाब से पढ़ाता हूँ, इस अंदाज में पढ़ाता हूँ कि आपको क्लास में पूरा समझ में आ जाए। तो जब आप क्लास कर रहे हो ना, तो बिल्कुल हड़बड़ी मत कर दो कि नहीं मैंने तो 2x में देखना है, मैंने तो 3x में देखना है, मैंने 10x में देखना है। ऐसा मत करो। तुम अगर 1 घंटा अच्छे से दोगे ना, और 1x में भी अगर इसको देखोगे, ठीक है, तो मतलब तुम्हारे इस हिसाब से पढ़ना कि मतलब वापस से ना पढ़ना पड़े, बस वापस से रिवीजन करना है तुमको। फिर एक बार तुमने पढ़ लिया तो इसके नोट्स बना के, और इसके क्वेश्चन कैसे अप्लाई करने हैं, क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो क्वेश्चन बनाने मुझे आ गए, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो बिल्कुल आप भी पेशेंस के साथ इसको देखना, और कोशिश करना कि मतलब देखते देखते ही आपका पूरा क्या हो जाए, कंसेप्ट पैक हो जाए नीट 2025 के लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, पूरा समझ लिया आपने, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये एंगल क्या हो गया? डाईहेड्रल एंगल हो गया। ठीक है सर, ठीक है, अब ध्यान से देख, अब अपने को यहाँ पर ना 60 डिग्री में घुमाना पड़ता है, 60 डिग्री में घुमाना पड़ता है। ठीक है, 60 डिग्री में घुमाना पड़ता है। ठीक है सर, अब देख, तो अब देख, अब क्या करना है मैंने ना, अब क्या करना है, तो देख, एक आगे वाला कार्बन है और एक पीछे वाला कार्बन है, मतलब नीचे वाला कार्बन है। ठीक है, तो जो कार्बन नंबर 1 है, जो ऊपर वाला कार्बन है ना, उसको अपने को हिलाना नहीं है, वैसे ही रहने देना, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, हिलाना मत उसको। पर जो पीछे वाला कार्बन है, मतलब जो कार्बन नंबर 2 है, उसको मेरे को 60 डिग्री पे घुमाना है, रोटेट करना है क्लॉकवाइज 60 डिग्री पे। ठीक है, तो देख, जो आगे वाला कार्बन है, जो आगे वाला कार्बन है, उसको तो हिलाना नहीं है, देख वो वैसे का वैसे ही रख दिया मैंने, ये रख दिया, ऐसे ही तो था। ठीक है, पर जो पीछे वाला कार्बन है ना, उसको मेरे को 60 डिग्री पे क्या करना है? घुमाना है 60 डिग्री पे। तो ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये 60 डिग्री पे घूमेगा तो यहाँ नहीं आ जाएगा पीछे, ये वाला जो 60 डिग्री पे घूमेगा तो यहाँ चले जाएगा, ये 60 डिग्री पे घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है यार। और अगर ये भी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, तो तुमको, अगर ये समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल, तो दिमाग से बिल्कुल पैदल हो जैसे। ठीक है, तो तुमको क्या करना है ना, कुछ नहीं करना, मतलब इनके ही पीछे घुसा देना इनको, जो पीछे वाला कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन है, इनके पीछे ही घुसा देना। ये मतलब ये 60 डिग्री पे जब घुमा तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, वैसे तो समझ में आ रहा होगा, इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या तुम ऐसा सोच रहे हो अभी कि क्या हम एग्जाम में ये सब करते रहेंगे क्या, बैठ के चित्र बनाएंगे क्या एग्जाम में? नहीं भाई, अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो बिल्कुल पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस करते, बस ये सीख लो, पेशेंस रखो और थोड़ा सा सीख लो। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चंस कैसे करना है, अप्रोच क्या होगी क्वेश्चंस करने की। ठीक है, पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको, और ऐसे ही मार दोगे टिक। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देख, यहाँ पर जो डाइहाइड्रल एंगल है ना, मतलब अब जो हाइड्रोजन, ऊपर वाले कार्बन का हाइड्रोजन है और नीचे वाले कार्बन का हाइड्रोजन है, एक के ऊपर एक आ गया ना, मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल है क्या? नहीं है। मतलब जो डाइहाइड्रल एंगल हो गया, वो अब कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब इनके बीच में एंगल कितना है? अब 0 डिग्री हो गया। ठीक है, पहले कितना था एंगल? 60 डिग्री था, अब कितना हो गया एंगल? 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देख, जब एंगल 60 डिग्री होता है ना, जब एंगल 60 डिग्री होता है ना, तब मैंने बोलना है कि इसको बोलते हैं अपन स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। जब एंगल 60 डिग्री होगा तो मैंने बोलना है कि स्टैगर्ड फॉर्म, मतलब अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको मैं बी बोलूं, तो जो ए है वो क्या है? मेरा स्टैगर्ड फॉर्म है, और जो मेरा बी है उसमें एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री वाले को अपन बोलते हैं इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड फॉर्म। आज के बाद मतलब डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री आया, मेरे दिमाग में आना चाहिए सर ये तो स्टैगर्ड फॉर्म है। आज के बाद ध्यान रखना, डाइहाइड्रल एंगल अगर 0 डिग्री आया, मेरे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए बात, सर ये तो इक्लिप्स्ड फॉर्म है।
ठीक है। तो यहां से मैंने निचोड़ क्या निकाला सर, डाईहाइड्रल एंगल अगर 60 डिग्री तो सर स्टैगर्ड फॉर्म, डाईहाइड्रल एंगल अगर 0 डिग्री तो सर इक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ में आ गया? ठीक है। अब तुम अगर इसको वापस से 60 डिग्री घुमाओगे ना, वापस से अगर 60 डिग्री घुमाओगे ना, किसको, इस वाले को, मतलब ये इक्लिप्स्ड फॉर्म को, ठीक है, तो ये वापस से क्या बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा, ए जैसा स्टैगर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, फिर स्टैगर्ड फॉर्म को फिर वापस 60 डिग्री घुमाओगे तो फिर इक्लिप्स बन जाएगा। तो फिर इसका कोई फायदा ही नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब ये हमेशा यही सब बनते रहेंगे, मतलब स्टैगर्ड इक्लिप्स तो बन चुके हैं, वापस अगर घुमाओगे तो फिर यही बनते रहेगा। ठीक है, तो इथेन में ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि इथेन के जो तीनों किनारे से लगे हुए हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो उधर भी हाइड्रोजन ही रहेंगे। एक हाइड्रोजन नीचे चला गया तो अब इधर भी हाइड्रोजन ही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसको अब और मैं घुमाते रहूं 60 डिग्री में और घुमाऊं मैं इसको, तो कोई नया मुझे नहीं मिलने वाला, वापस से इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड इक्लिप्स स्टैगर्ड यही सब चलेगा। ठीक है, तो बस इसको यहीं तक घुमाना है, इसको बस यहीं तक घुमाना है, बस इतना ही छोड़ दिया मैंने इसको। ठीक है, तो आज के बाद तुमको क्वेश्चन पूछा गया सर इथेन में कितने कन्फर्मर, सर 2 कन्फर्मर, नाम बता दो 2 कन्फर्मर के, सर एक स्टैगर्ड फॉर्म और एक अपना इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, तो इथेन के कितने कन्फर्मर होते हैं, 2 टाइप के कन्फर्मर होते हैं, एक होता है अपना स्टैगर्ड और एक होता है अपना इक्लिप्स। ठीक है, अगर डाईहाइड्रल एंगल 60 डिग्री हुआ तो स्टैगर्ड बोल दूंगा, और अगर डाईहाइड्रल एंगल 0 डिग्री हुआ तो इक्लिप्स्ड बोल दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर, तो ये हो गया अपना इथेन का काम। ठीक है, अब ध्यान से देख, बात आती है स्टेबिलिटी की, कि ज्यादा स्टेबल कौन होता है, और दूसरी बात आती है एनर्जी की जो पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देख, जो स्टेबल ज्यादा होता है ना वो होता है अपना स्टैगर्ड फॉर्म, मतलब जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो इक्लिप्स्ड फॉर्म से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, और एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, इक्लिप्स्ड की होती है। मतलब सर स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा और इक्लिप्सिटी की एनर्जी ज्यादा। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक चीज ध्यान दे, सर अगर स्टेबिलिटी पूछें तो स्टैगर्ड की ही ज्यादा होगी, सर एनर्जी पूछें तो इक्लिप्स की ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे अपने ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे में आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देख, तो ये मैंने इथेन आपको पढ़ाया, और इथेन में मैंने देखा कि 2 प्रकार के कन्फर्मर बन रहे हैं, एक अपना बन गया स्टैगर्ड, एक बन गया अपना इक्लिप्स्ड। अब इनके बीच में कोई और बन जाता है ना कभी कभी, तो उसको अपन बोलते हैं स्क्यू। क्या बोलते हैं उसको? स्क्यू। क्या बोलते हैं उसको? स्क्यू। अब देख, कन्फर्मर्स बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड आर कॉल्ड स्क्यू फॉर्म। मतलब एक तो मेरा स्टैगर्ड बन गया, एक मेरा इक्लिप्स्ड बन गया, इसके बीच में अगर कोई कन्फर्मर कभी आया, अभी तक तो नहीं आया, किसी दिन अगर आ गया तो उसको मैंने बोलना है सर वो स्क्यू फॉर्म है। वो क्या है? स्क्यू फॉर्म है। बस ये सब थ्योरेटिकल है, इसको बस ऐसे पढ़ लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब देख, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूं, एक, अरे ये क्या बन गया, लाइन खींचनी नहीं आ रही, बताओ। ठीक है, अब देख, इधर मैंने रख दिया डाईहाइड्रल एंगल और इधर मैंने रख दिया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा किसकी है, इक्लिप्स की या स्टैगर्ड की? सर इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा है। तो अगर मैं इसका प्लॉट करूंगा ना तो ये ऐसा बनता है, देखो ऐसा बनता है, एक बार एनर्जी बढ़ गई, फिर एनर्जी घट गई, फिर एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी घट गई, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी घट गई, यहाँ पर घट गई, यहाँ पर बढ़ गई। तो कभी एनर्जी बढ़ रही है, फिर घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि सर एनर्जी बढ़ रही है, तो वो मेरे को पता है सर एनर्जी बढ़ रही है, तो वो मतलब ये किसकी कहानी चल रही होगी, सर ये कहानी चल रही होगी इक्लिप्स्ड फॉर्म की। और सब एनर्जी घट गई तो ये कहानी किसकी चल रही होगी, स्टैगर्ड फॉर्म की। क्योंकि मुझे पता है सर एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, इक्लिप्स्ड फॉर्म की होती है, और एनर्जी कम किसकी होती है, सर स्टैगर्ड फॉर्म की होती है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डायहाइड्रल एंगल का एक प्लॉट बनाऊं तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ बनेगा, तो इसमें जो ऊपर वाला
पॉइंट होगा वो इक्लिप्स को दर्शाएगा, और जो नीचे वाला पॉइंट होगा बिल्कुल वो क्या अपना स्टैगर्ड को शो करने वाला है। ये अपने को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ इथेन। तो इथेन में अगर मैं निचोड़ के बताऊं 2-3 लाइन में कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाया। सर इथेन में कितने कन्फर्मर? 2 कन्फर्मर, एक इक्लिप्स्ड एक स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री का, इक्लिप्स में डाइहाइड्रल एंगल 0 डिग्री का। ठीक है सर, ये क्या अपना इक्लिप्स है बी वाला। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्शन यूज किया जाता है कन्फर्मर के टाइम में? यहाँ पर न्यूमान प्रोजेक्शन यूज किया जाता है। मतलब एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, बीच का बॉन्ड गायब दिख ही नहीं रहा मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर कार्बन आ गया ना, तो हम देख नहीं पा रहे, हमारी आंखों के सामने कार्बन है और कार्बन के पीछे बॉन्ड जा रहा है, तो पहले कार्बन दिखेगा या बॉन्ड दिखेगा मेरे भाई? कॉमन सेंस की बात है। 3D में है ना, ये 3D में खेल चल रहा है पूरा। और दूसरा क्वेश्चन आता है अपना, देख इसका तो काम हो गया, किसका? इथेन का। अब दूसरा काम अपन देखेंगे किसका? ब्यूटेन का। ये आया अपना ब्यूटेन। सर ब्यूटेन क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता सर ब्यूटेन क्या हुआ, बस इतना बता दो। अब यहां देख, ब्यूट का मतलब हुआ 4 कार्बन और एन का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड। मतलब 4 कार्बन बना और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दे। ये बना दिया सर मैंने 4 कार्बन, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड भी बना दिया। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं मेरे भाई, कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी होती है, मतलब इसकी वैलेंसी पूरी कर। इसकी वैलेंसी मैं पूरी कैसे करूंगा? सर मैं हाइड्रोजन से करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये लगाया मैंने हाइड्रोजन, ये लगाया मैंने 2 हाइड्रोजन इस पे, ये इस पे 2 हाइड्रोजन लगाए, और ये इस पे 3 हाइड्रोजन लगाए। तो ये मेरा बन गया क्या? ब्यूटेन। ठीक है, तो अब ब्यूटेन के बारे में पढ़ते हैं, और ये थोड़ा अच्छा है आपका। ठीक है, तो आपको अगर इथेन वाला समझ में आ गया ना, तो आपको ब्यूटेन भी समझ में आ जाएगा। फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, फिर मजा आएगा आपको। ठीक है, अब देखो ये आ गया अपना ब्यूटेन। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब मैं 1 नंबर कार्बन किसको मान रहा हूँ? इसको मान रहा हूँ 1 नंबर कार्बन। अब 2 नंबर कार्बन किसको मानूंगा? इसको मानूंगा। ठीक है, 1 नंबर कार्बन इसको मानना है, 2 नंबर कार्बन इसको मानना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर इसको मैं ये तो मैंने खोल के लिखा हुआ है, इसको मैं बंद करके लिखूं तो पहले क्या है? CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर वापस CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3 है। और इस कार्बन को मैंने 1 बोल दिया, इस कार्बन को मैंने 2 बोल दिया। 1 को मैं कैसे डिनोट करता हूँ? छोटे गोले से जो भरा हुआ है। 2 को मैं कैसे गोले से करता हूँ? बड़े गोले से जो खोखला होता है, जो हॉलो होता है। ठीक है, तो मैंने 1 बनाया मैंने, सेम टू सेम जैसे इथेन में किया था, 1 बनाया। ठीक है, तो इस कार्बन के पास जो 1 वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके पास देख क्या क्या चीज लगी हुई है। ये CH3 भी तो इसी के साथ लगा हुआ है, और 2 हाइड्रोजन भी इसी के साथ लगे हुए हैं। एक तो CH3 लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अभी पीछे की बात आ जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। इथेन में कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन लगे हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक मैंने बना दिया देख CH3, और 2 मैंने बना दिया क्या? हाइड्रोजन। समझ में आ गया? तो ये कार्बन नंबर 1 का मेरा काम खत्म हो गया। अब पीछे वाला कार्बन कौन सा है? सर पीछे वाला कार्बन तो कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 2 को बना दिया, ये बनाया मैंने। सर बीच का बॉन्ड क्यों नहीं दिख रहा? क्या बीच में बॉन्ड नहीं है? अरे मेरे भाई 3D में बना हुआ है, एक के ऊपर एक है, बीच का बॉन्ड कैसे दिखेगा? अगर तू इतना मोटा है और तेरे पीछे कोई पतली सी लड़की खड़ी हो जाए, तो कोई इधर से देख रहा होगा तो उसको वो दिख जाएगी क्या? नहीं दिखेगी, क्योंकि तेरे आगे, क्योंकि तू आगे से खड़ा है ना मेरे भाई। तो वैसे ही यहाँ पर बॉन्ड है, पतली सी लाइन है बॉन्ड, तो उसके आगे कार्बन खड़ा हो रखा है। कार्बन दिख रहा है मुझे, कार्बन के पीछे लाइन चल रही है जो बॉन्ड है, वो मुझे नहीं दिख पा रहा, क्योंकि 3D में है ना ये सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देख, जो पीछे वाला कार्बन है उसके पास क्या क्या लगे हुए हैं, ध्यान से देख। तो देख ये पीछे मतलब 2 नंबर कार्बन है, एक तो उसमें CH3 लगा हुआ है और 2 उसमें देख हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो वापस मैंने वही बना दिया, एक तो उसमें CH3 लगा हुआ है, एक सेकेंड, एक तो उसमें क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है, और 2 उसमें क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये बनाया मैंने, समझ में आ गया? तो ये मेरा क्या है?
न्यूमान प्रोजेक्शन है किसके लिए? ब्यूटेन के लिए। न्यूमान प्रोजेक्शन है किसके लिए? ब्यूटेन के लिए। न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन का पता कैसे लगता है? सर जब कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ही नहीं दिख रहा होगा तो मैंने बोल देना है कौन सा प्रोजेक्शन है? न्यूमान प्रोजेक्शन है। इसको अगर मैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में बनाऊं तो देख कितना सिंपल है। अगर मैं इसको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में बनाऊं तो देख ये आगे वाला कार्बन 1, तो देख इसमें क्या लगा हुआ है? CH3, इधर H और इधर भी H। फिर बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसमें तो सिंगल बॉन्ड दिखेगा क्योंकि ये न्यूमान प्रोजेक्शन थोड़ी है, इसमें तो दिखेगा। पीछे वाला कार्बन, ठीक है, पीछे वाला कार्बन, उसमें क्या लगे हुए हैं? उसमें क्या लगे हुए हैं? उसमें एक H लगा हुआ है, एक इधर CH3 लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्शन बनाया मैंने, ये क्या है अपना? 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। पर जो मेरा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो प्रोजेक्शन यूज किया जाएगा वो कहीं ना कहीं न्यूमान होगा या 100 हॉर्स होगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं कौन सा प्रोजेक्शन यूज करता हूँ? न्यूमान प्रोजेक्शन। तो सर इसका कोई काम नहीं है, इसको छोटा कर दो। ये करा मैंने छोटा और इसको किनारे कर दिया मैंने, हटाया उसको, ठीक है। समझ में आ गया? अब ध्यान से देख, दिमाग लगा। और दिमाग भी क्या लगाना भाई, छोटी सी बिल्कुल पैदल वाली बातें हैं ये एंगल कितना हो गया? सर 60 डिग्री का एंगल है। डाइहाइड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री का है। अरे मेरे भाई डाइहाइड्रल एंगल अगर 60 डिग्री का है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री का है सर, इसको बोलते हैं अपन स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म कितना सिंपल है, देख कितना सिंपल है। इसको अपन बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ये हो गया अपना, ठीक है। अब दूसरा देख, अब इसको मैंने अब जो पीछे वाला जो कार्बन है ना, जो पीछे वाला कार्बन है ना, उसको मैंने 60 डिग्री में रोटेट करना है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देख आगे वाला कार्बन जो है उसको तो सेम वैसे ही रख रहा हूं मैं। तो देख दो हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इधर था और ऊपर क्या था? CH3 था, ठीक है। और जो पीछे वाला कार्बन है उसको मैंने 60 डिग्री पे रोटेट किया, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट था ना, अब वो उसके पीछे आ जाएगा, है ना। अब इक्लिप्स फॉर्म बनाना है ना, क्योंकि तो देख जो CH3 इधर साइड CH3 था वो अब इसके पीछे आ जाएगा। समझ में आया? एक सेकेंड। तो ये CH3 इधर आ जाएगा, वो H इधर चला जाएगा उसका, और एक H इधर चला जाएगा उसका। समझ में आ गया? 60 डिग्री पे रोटेट करने पर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देख, सर डाइहाइड्रल एंगल 0 डिग्री, सर ये तो इक्लिप्स फॉर्म है। डाइहाइड्रल एंगल अगर 0 डिग्री होगा इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म। डाइहाइड्रल एंगल अगर 0 डिग्री हो गया तो इसको अपन बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये अपना इक्लिप्स फॉर्म बन गया, ठीक है। वापस रोटेट करते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं A बोल रहा हूँ, ये अपना B हो गया, ठीक है। एग्जाम में ये रोटेट नहीं करने तो टेंशन मत लो। अभी जब हम अप्रोच देखेंगे एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको लगेगा कि इतना जो हमने पेशेंस से पूरा लेक्चर देखा है वो बिल्कुल फायदेमंद रहा। और अब मैं बिल्कुल पूरे लेक्चर को अच्छे से निचोड़ के और क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्वेश्चंस इतने तेजी से मार रहा हूँ, इतनी तेजी से सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा फायदा दे रहा है। और इसका फायदा मुझे तब मिला जब मैंने पूरा लेक्चर अच्छे से पेशेंस से देखा है। और किसी किसी के दिमाग में क्या होता है, बहुत बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल हमको सर शॉर्टकट बता दो, बिल्कुल वही बता दो, ये सब हटा दो, ये सब छोड़ो, हमको बस वही बता दो। तो मेरे भाई नीट की कट ऑफ 400 450 थोड़ी जा रही है कि तुमने बस थोड़ा बड़ा देखा और वो हो गया तुम्हारा। अब तो नीट की कट ऑफ तुम्हें पता है कितनी जा रही है। तो बिल्कुल पूरे कंसेप्ट के साथ अच्छे से पता होना चाहिए। हमको कंसेप्चुअल जुगाड़ पता होना चाहिए, पर उसके पीछे का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके पीछे का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। और ये मैं तुम्हारा बेस बना रहा हूँ ताकि जब मैं तुमको अभी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो तुमको वो 1 सेकंड में तो हो ही जाएंगे और उसके पीछे पता भी रहेगा, अच्छा ये इसलिए हुए, अच्छा ये इसलिए हुए, ठीक है। तो आप आराम से इसको पेशेंटली बिल्कुल लेक्चर को देखें। तो इसको अब मैं जो B है ना मेरा, उसको मैंने 60 डिग्री रोटेट कर दिया। मतलब जो कार्बन नंबर 1 है उसको मैं कभी भी रोटेट नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा बोल रहा हूं जो कार्बन नंबर 1 है, जो ऊपर वाला कार्बन है, उसको वैसे ही रहने देना है, उसको बिल्कुल नहीं हिलाना, टच भी मत करना उसको। पर जो नीचे वाला कार्बन है, जो पीछे वाला कार्बन है ना, उसको अपने को 60 डिग्री पे रोटेट करना है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देख पहला वाला कार्बन को वैसे ही लिख दिया मैंने, CH3, ठीक है सर। इधर H, यस सर, इधर H, यस सर, ठीक है सर। पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर दो। पीछे वाला कार्बन बनाया, ये बनाया मैंने, इसमें ये था, ठीक है, ये बनाया मैंने। तो अब ये इक्लिप्स था, तो अब वापस से क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड बन जाएगा और CH3 अब इधर आ जाएगा।
ठीक है, एच एच। मतलब जब मैं 60 डिग्री घुमा रहा हूँ ना पीछे वाले कार्बन को, बस इतना ध्यान देना कि अगर इक्लिप्स है तो वो स्टैगर्ड बन जाएगा, स्टैगर्ड है तो इक्लिप्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब बीच में एंगल कितना है इनका, 60 डिग्री का एंगल है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है अपना स्टैगर्ड है। 60 डिग्री का अगर डायहाइड्रल एंगल होगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टैगर्ड बोलते हैं 60 डिग्री का, इसलिए ये अपना स्टैगर्ड। तो क्या बन गया ये अपना स्टैगर्ड। ठीक है, तो ये हो गया अपना सी। ठीक है, अब वापस इसको अपना कितना बार घुमाऊंगा, वापस घुमाऊंगा इसको 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे घुमा रहा हूं मैं। ठीक है, वापस घुमा रहा हूं इसको। तो आगे वाला जो कार्बन है उसको तो वैसे ही लिखना है, ऊपर क्या है CH3 लिख दिया, इधर क्या H लिख दिया, इधर क्या H इधर लिख दिया। ठीक है, तो अब स्टैगर्ड था तो जो अगला बनेगा क्या बनेगा, इक्लिप्स बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो CH3 इस हाइड्रोजन के पीछे छुप जाएगा। तो ये मैंने इधर बना दिया CH3, ये हाइड्रोजन इधर बना दिया और ये हाइड्रोजन इधर बना दिया मैंने। ठीक है, तो डाइहाइड्रल एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो वापस से क्या बन गया अपना, इक्लिप्स फॉर्म बन गया। ये बन गया अपना इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, वापस इसको मैं कितने डिग्री पे घुमाऊंगा, 60 डिग्री पे वापस घुमा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो आगे वाला कार्बन जो है कार्बन नंबर 1, उसमें तो सेम वही रहेगा क्योंकि उसको अपन हिलाते नहीं है। ये CH3 लिख दिया, ये H और ये H, और जो पीछे वाला कार्बन है, जो पीछे वाला कार्बन है सर, पीछे वाला कार्बन ये, तो अब ये इक्लिप्स फॉर्म था तो अगला क्या बनेगा, स्टैगर्ड बनेगा। ठीक है, तो जो ये CH3 था तो वो इधर आ जाएगा ना। ठीक है, तो देख CH3 इधर आ गया और एक H इधर चला गया उसका, और एक H इधर आ जाएगा। तो अब डायहाइड्रल एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, मतलब ये क्या होगा अपना स्टैगर्ड फॉर्म होगा, स्टैगर्ड फॉर्म। समझ में आ गया। ठीक है सर, अब वापस इसको कितने डिग्री पे घुमाओ, 60 डिग्री पे घुमाओ, 60 डिग्री पे घुमाओ। ठीक है, तो जो पहला वाला कार्बन है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसको हमने टच भी नहीं किया, तो 2 H नीचे लगे हुए थे, एक CH3 ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, और जो पीछे वाला कार्बन है, जो नीचे वाला कार्बन है, उसको छेड़खानी करनी है, तो ये स्टैगर्ड है, तो अगला क्या बनेगा अपना, इक्लिप्स बनेगा। तो जो ये CH3 है अब वो इसके पीछे बैठ जाएगा। ठीक है, तो CH3 देख यहाँ बैठ गया और हाइड्रोजन यहाँ छुप जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ छुप जाएगा। डायहाइड्रल एंगल 0 डिग्री का, तो ये कहीं ना कहीं अपना क्या हो जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म बन गया। ठीक है सर, तो सर ये क्या कर रहे हो आप, ये तो कभी रुकोगे ही नहीं, रुकोगे ही नहीं क्या, क्या 10 घंटे का लेक्चर बनाओगे क्या, इसको 60 डिग्री पे घुमाते ही रहोगे क्या पूरे क्लास भर, पूरे दिन भर, आज क्या पूरे 12 घंटे तक इसको घुमाते ही रहेंगे क्या बैठ के। तो कभी तो रुकोगे सर, कभी तो रुकोगे। तो देख अपने को कब रुकना है, हमको कब रुकना है ना, जब वो वापस से वही स्ट्रक्चर बन जाए जो हमने स्टार्ट किया था। देख हमने जो स्टार्ट किया था, देख उसमें CH3 एक इधर था और एक CH3 इधर था, तो हमको तब तक खेलते रहना ना जब तक एक CH3 इधर और एक CH3 इधर आ जाए, तब तक नहीं रुकना अपने को, तब तक बनाते रहना है। ठीक है, तो अभी तक देख वापस इसको घुमाना पड़ेगा एक और बार, 60 डिग्री पे घुमाऊंगा। आगे वाला जो कार्बन है उसमें ये CH3 लगा और 2 हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, पीछे वाला जो कार्बन है उसको मैंने गोला बनाया, तो ये इक्लिप्स था, तो अब क्या बन जाएगा, स्टैगर्ड बन जाएगा। तो जो ये CH3 था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देख ये CH3 बन गया और ये H है और ये H। तो अब डायहाइड्रल एंगल कितने डिग्री का है सर, 60 डिग्री का है। ठीक है, डायहाइड्रल एंगल अगर 60 डिग्री का है मतलब सर ये क्या होगा, स्टैगर्ड होगा, स्टैगर्ड बन गया। ठीक है, अगर ध्यान से तुम एक बात देखोगे, ध्यान से तुम अगर एक बात देखोगे तो पाओगे ना, ध्यान से देखो सर, हमने जो स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से सर CH3 देख ये लगा हुआ है CH3, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और जो बना है ना अभी लास्ट में, तो देख CH3 लगा हुआ है और CH3 यहाँ पर भी लगा हुआ है। मतलब अब और नहीं घुमाना हमको 60 डिग्री से, यहीं पे खेल खत्म कर देना, हाथ ऊपर कर दिया, पेन नीचे रख दी, ठीक है, बात खत्म, अब और नहीं करना। अब ध्यान से देख, मैं आपको ये सब क्यों पढ़ा रहा था, अब बताता हूं। अब ध्यान से देख सर, जो A नंबर है,
ये अपना क्या है, सी, ये डी हो गया, ये अपना ई हो गया, और ये एफ हो गया, और ये अपना जी हो गया। ठीक है, तो जो ए वाला है ना, ए वाला, उसमें ध्यान से देख, CH3 की पोजीशन देख। एक CH3 ऐसा है आगे वाले कार्बन का, और पीछे वाले कार्बन का CH3 ऐसा है। मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। और हालांकि ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है ना, 60 डिग्री का एंगल है, पर इस स्टैगर्ड फॉर्म को एक स्पेशल नाम देते हैं अपन। इसको अपन बोलते हैं गॉची। क्या बोलते हैं अपन इसको? गॉची। गॉची मतलब स्टैगर्ड फॉर्म हो और एक जैसे, जो एक जैसे है ना वो ऐसे हो बराबर 60 डिग्री के एंगल पे, जो एक जैसे हैं वो 60 डिग्री के एंगल पे हो, उसको बोलते हैं अपन गॉची। जैसे CH3 ये है और ये दूसरा CH3 पीछे वाले कार्बन का, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। इसको अपन ने बोलना है स्टैगर्ड तो है ये, पर इस स्टैगर्ड को बोलते हैं अपन गॉची। क्या बोलते हैं? गॉची। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देख, एक और चीज देख। इस वाले को तो मैं काट रहा हूँ, लास्ट वाले को मैं काट रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वाला जो मेरा जी वाला है ना, वो तो ए वाला ही बन गया, वो रिपीट हो गया ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको मैंने काट दिया लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला मेरा काट क्यों दिया? क्योंकि वो तो वापस से वही बन गया ना जो ए में था। ठीक है, तो ए वाला अपना क्या हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म है। और जो CH3 और CH3 था, मतलब जो सेम सेम है, उनके बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री का, तो इसको अपन बोलते हैं गॉची। क्या बोलते हैं अपन? गॉची। ठीक है, अगला देख, अगला देख, अगला देख। ये क्या अपना इक्लिप्स फॉर्म है, ये अपना इक्लिप्स फॉर्म है। अब देख, इक्लिप्स फॉर्म तो है ये ना, इक्लिप्स फॉर्म तो है ये, क्योंकि एंगल कितना है, डायहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री। पर CH3 के जस्ट पीछे कौन खड़ा है? H खड़ा है। CH3 के जस्ट पीछे कौन खड़ा है? H खड़ा है। मतलब ये फुली इक्लिप्स नहीं है, इसको बोलते हैं अपन पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल, पार्शियल इक्लिप्स। और अगर CH3 के जस्ट पीछे CH3 खड़ा होता और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता ना, तब मैं बोलता हूँ ये कंप्लीट, ये फुली क्या है, इक्लिप्स है। ठीक है, डायहाइड्रल एंगल अगर 0 डिग्री दिखेगा तो इक्लिप्स तो बोलूंगा, पर अगर CH3 के पीछे CH3 मिल गया तो बोलूंगा कंप्लीट इक्लिप्स या फिर फुल्ली इक्लिप्स। और CH3 के पीछे कुछ और दिख गया, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर बोलूंगा मैं पार्शियल इक्लिप्स। तो यहाँ पर देख, जैसे यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, CH3 है, CH3 के पीछे CH3 ही मिल गया, और यहाँ पर एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो अपना इक्लिप्स तो है। पर कौन सा इक्लिप्स आएगा? फुल्ली इक्लिप्स आएगा ना, क्योंकि सेम के पीछे सेम है, CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H। तो ये क्या हो गया मेरा? फुल्ली इक्लिप्स हो गया। इसको मैं बोलूंगा फुल इक्लिप्स। ठीक है, ये मेरा फुल इक्लिप्स हो गया, समझ में आ गया? अब देख सी वाला देख, अब देख ये क्या है, एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है पीछे वाले कार्बन का। ठीक है, मतलब यहाँ पर एंगल कितना है, मतलब जैसे मतलब यहाँ पे डायहाइड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो ये तो मुझे पता है कि सर ये तो स्टैगर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैगर्ड फॉर्म को क्या बोलूंगा मैं? आपने बताया था कि अगर स्टैगर्ड फॉर्म हो और जो CH3 है वो यहाँ पर हो और दूसरा CH3 60 डिग्री पे हो, तो तब तो अपन क्या बोलते हैं, गॉची बोलते हैं। पर यहाँ पर तो एक CH3 और दूसरे CH3 के बीच में पूरा एक आधा सेमी सर्कल बन गया, मतलब 180 डिग्री बन गया। और 180 डिग्री जब बन जाता है ना सेम के बीच में, और वो स्टैगर्ड जब होता है, तो इसको अपन कौन सा स्टैगर्ड बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं अपन एंटी स्टैगर्ड। एंटी मतलब बिल्कुल अपोजिट, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं अपन एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड। तो पहले अपने को ये देखना है कि डायहाइड्रल एंगल अगर 60 डिग्री हुआ तो स्टैगर्ड बोलूंगा। तो स्टैगर्ड में भी देखना है कि कौन सा स्टैगर्ड है। अगर देख 60 डिग्री के एंगल हुए सेम सेम के बीच में, CH3 की और CH3 के बीच में 60 डिग्री हुआ, तो क्या बोलूंगा? गॉची बोलूंगा। और अगर अपोजिट हो गई है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया, तो मैं बोलूंगा इसको एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, अब जैसे इसको बताऊं, तुम डी वाले को बताओ। तो देख ये क्या है अपना, पहले ये देखना कि इक्लिप्स है या स्टैगर्ड है। तो सर डायहाइड्रल एंगल 0, तो इक्लिप्स है। पर क्या सेम के पीछे सेम है क्या? नहीं, सेम के पीछे सेम नहीं है। मतलब ये कौन सा इक्लिप्स है सर? ये पार्शियल इक्लिप्स है। पार्शियल इक्लिप्स है सर ये। ठीक है, अब ये आया, ये फुल्ली हो गया, ये तो सारे हो गए अपने। देख ए वाला अपना क्या हो गया, गॉची हो गया। बी वाला अपना क्या हो गया, पार्शियल इक्लिप्स हो गया। सी वाला अपना क्या हो गया, एंटी स्टैगर्ड हो गया। डी वाला अपना क्या हो गया, पार्शियल इक्लिप्स हो गया।
और ई वाला अपना क्या हो गया, स्टैगर्ड। अच्छा ई वाले को देखते हैं अपन, ई वाला नहीं निकाला अपने। ई वाला क्या है, अब देख पहले देखना कि ये इक्लिप्स है या स्टैगर्ड है। देख डायहाइड्रल एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली स्टैगर्ड है। पर ध्यान से देख, जो सेम सेम है ना उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। सेम सेम के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा तो मैं इसको गॉची बोलता हूँ, और 180 डिग्री का होगा तो मैं इसको एंटी स्टैगर्ड बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का है तो इसको भी क्या बोलूंगा, गॉची बोलूंगा। समझ में आ गया, ये गॉची हो गया। ठीक है, तो ई वाला गॉची हो गया, एफ वाला क्या हो गया, एफ वाला क्या हो गया अपना, फुल्ली इक्लिप्स। ठीक है सर, तो ये अपने बन गए। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, गॉची देख, ये गॉची आया, ये गॉची आया, और एक गॉची यहां पर भी आ गया। ये तो एक काउंट होगा ना, एक काउंट होगा। गॉची तो एक ही बात हुई ना, तो ये एक काउंट होगा, गॉची वाला एक काउंट हुआ। ठीक है सर, फिर एक एंटी स्टैगर्ड आ गया, कोई और एंटी स्टैगर्ड है, कोई और एंटी स्टैगर्ड नहीं है। एक पार्शियल इक्लिप्स आ गया और ये भी पार्शियल इक्लिप्स आ गया, तो पार्शियल इक्लिप्स भी एक ही काउंट होगा क्योंकि दो हो गए ना। ठीक है, और गॉची हो गया, एंटी स्टैगर्ड हो गया, पार्शियल इक्लिप्स हो गया, और ये हो गया अपना कंप्लीट या फुल इक्लिप्स। तो टोटल अपने कितने कन्फर्मर बने, तो 6 कन्फर्मर मत बोल देना, अपने को बोलना है 4 कन्फर्मर, क्योंकि जो दो दो सेम सेम हो रहे हैं ना उनको एक ही काउंट करना है। जैसे मेरे पास 2 गॉची बन गए तो उसको एक काउंट करना है। जैसे मेरे पास कहीं ना कहीं क्या बन गए, मेरे पास 2 पार्शियल इक्लिप्स बन गए तो उसको एक ही काउंट करना है। तो मैं नीट में अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास कल आ गया ना कि सर ब्यूटेन में कितने कन्फर्मर बन सकते हैं, कितने टाइप के कन्फर्मर बन सकते हैं, तो तुमको पता होना चाहिए सर ने बताया था कि 4 टाइप के बनेंगे इसमें। एक बनेगा अपना गॉची, एक बनेगा अपना पार्शियल इक्लिप्स, एक फुली इक्लिप्स, और एक कहीं ना कहीं एंटी स्टैगर्ड। समझ में आ गया। तो देख अगर ये सब भूल गया ना तो बस इतना देख, एक देख 60 डिग्री का डायहाइड्रल एंगल और 0 डिग्री का डायहाइड्रल एंगल हुआ। अगर 60 डिग्री का डायहाइड्रल एंगल हुआ ना तो तूने बोलना है, क्या बोलना है भाई, स्टैगर्ड बोलना है। ठीक है, और अगर 0 डिग्री का डायहाइड्रल एंगल हुआ तो तूने क्या बोलना है, इक्लिप्स्ड बोलना है। ठीक है, अब इसमें भी देख, इसमें भी देख, अगर कहीं ना कहीं सेम सेम जो हुए ना वो 60 डिग्री में हुए तो तूने बोलना है गॉची। जो सेम सेम है वो 60 डिग्री में हुए तो तूने बोलना है गॉची, और जो सेम सेम है ना वो कहीं ना कहीं 180 डिग्री में हो गए तो इसको बोलते हैं अपन एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, फिर आता है इक्लिप्स की। सर इक्लिप्स की, इक्लिप्स में भी सेम वही, जो सेम सेम है ना वो एक के पीछे एक आ गए, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, मतलब सेम के पीछे सेम, सेम के पीछे सेम लिख देता हूं उस चीज को। ठीक है, जैसे CH3 है तो CH3 के पीछे CH3 ही खड़ा है, सेम के पीछे सेम अगर आ जाए तो तेरे को बोलना है फुल्ली इक्लिप्स। और अगर सेम के पीछे कुछ और आ जाए, जैसे CH3 खड़ा है आगे, पीछे तेरे हाइड्रोजन लगा दिया तो अलग आ गया ना, तो यहां पर बोलना है इसको पार्शियल इक्लिप्स, एक के पीछे अलग, एक के पीछे अलग अगर आ गया तो इसको बोलना है तूने पार्शियल इक्लिप्स। तो तेरे को समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। ठीक है, अब देख वापस से जो हमने वहां पर देखा था कि मैं पहले क्या देखता हूँ, स्टेबिलिटी देखता हूँ, फिर मैं क्या देखता हूँ, एनर्जी देखता हूँ। तो सेम टू सेम वही जो तूने वहां पर खेला था वही यहाँ पर खेल दे। सर स्टेबिलिटी एस से स्टार्ट होता है, मतलब स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी इक्लिप्स से क्या होगी, ज्यादा होगी, स्टैगर्ड की ज्यादा होगी इक्लिप्स से। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ई से स्टार्ट होती है तो इक्लिप्स की एनर्जी जाती होती है स्टैगर्ड से। स्टैगर्ड, ठीक है, पर यहाँ पर तो अपन स्टैगर्ड भी 2 प्रकार के हैं और इक्लिप्स भी 2 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर देख क्या सीन होगा, याद रखना याद रखना याद रखना, जो स्टैगर्ड में है ना ज्यादा स्टेबल कौन सा स्टैगर्ड होता है, गॉची ज्यादा स्टेबल होता है, और जो अपना एंटी स्टैगर्ड है ना वो कम स्टेबल होता है। ठीक है, और इक्लिप्स की अगर मैं बात करूं तो जो अपना पार्शियल इक्लिप्स है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जो फुल इक्लिप्स है ना वो अपना कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। एक सेकंड यहाँ पे मैंने एक गलत बता दिया आपको। ये अपने को देख,
जो स्टैगर्ड होता है ना वो एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है किससे, गॉची से। एंटी स्टैगर्ड जो होगा ना मतलब अपोजिट मतलब सेम सेम के बीच में कितना डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। तो जो एंटी स्टैगर्ड होता है वो क्या होता है अपना, ज्यादा स्टेबल होता है गॉची से। और अपन इक्लिप्स की बात करें तो जो पार्शियल इक्लिप्स होता है वो कंप्लीट इक्लिप्स से या फुल इक्लिप्स से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की सीक्वेंस क्या आ गई, सबसे ज्यादा एंटी स्टैगर्ड, फिर गॉची, फिर पार्शियल इक्लिप्स और फिर फुल इक्लिप्स। तो एनर्जी की क्या आ जाएगी, एनर्जी की अपोजिट आ जाएगी, सबसे ज्यादा फुल इक्लिप्स, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फिर गॉची, फिर एंटी स्टैगर्ड। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास आएंगे तो तुमको स्ट्रक्चर खुद बना के दे देंगे, तुमको कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई, बस तुमको पता लगाना पड़ेगा कि सर अच्छा ये तो ये है। वो पूछ देंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो तुमको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है। तुमको ये सीक्वेंस पता है ना, तो तुम इसको बिना पेन लगाए हुए सॉल्व कर सकते हो। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो तुमको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ जो सर बोल रहे थे ना वो बिल्कुल 100% सही बात बोल रहे थे। ठीक है, तो ये अपने को स्टेबिलिटी की सीक्वेंस ध्यान रखनी है और एनर्जी की सीक्वेंस ध्यान रखनी है। स्टेबिलिटी की जब बात करूं तो स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, और स्टेबल में भी ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, एंटी स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन गॉची। और मैं इक्लिप्स की बात करूं तो पार्शियल इक्लिप्स इज मोर स्टेबल देन फुल्ली इक्लिप्स। ठीक है, ये अपना समझ में आ गया तुम्हें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आता है अपना तीसरा। तो एक मैंने इथेन का देखा। ठीक है, इथेन में ये सब क्यों नहीं बन रहे, गॉची और ये कंप्लीट इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, एंटी स्टैगर्ड, ये क्यों नहीं बन रहे। अरे मेरे भाई उसके जो तीनों हाथ है ना उसके, जो वो तीनों एच 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 लगे हुए थे। अब तुम उसको इधर उधर घुमाओ तो वो गॉची वॉची वहां पे थोड़ी बनेगा कुछ। ठीक है, वहां पे तो बस स्टैगर्ड और इक्लिप्स, क्योंकि उसके तीनों जो लगे हुए हैं ना, तीनों हाइड्रोजन ही तो लगे हुए हैं, आगे वाले कार्बन के भी और पीछे वाले कार्बन के भी। ठीक है, तो वहां पर ये नहीं बनेंगे, वहां पर सिर्फ दो कन्फर्मर बनेंगे। एक अपना डाइहाइड्रल एंगल अगर 60 डिग्री हुआ तो स्टैगर्ड बोल दूंगा, डाइहाइड्रल एंगल अगर 0 डिग्री हुआ तो इक्लिप्स बोल दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आएगा अपना साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन, अब ध्यान से देखो सर, साइक्लो मतलब साइकिल मतलब रिंग मतलब साइकिल। ठीक है, हेक्स मतलब सर 6 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सबके बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो साइकिल का मतलब क्या होता है, रिंग होता है। तो जो साइक्लोहेक्सेन होता है ना, इसका ध्यान रखना। हालांकि ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर ये जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो ये अगर जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो जेईई मेंस और जो नीट है ना, ये दोनों एनटीआई ही बना देती है। तो अगर जेईई मेंस में आ सकता है तो नीट में भी आ सकता है मेरे भाई, क्योंकि बहुत बार अगर तुम पीवाईक्यू मैच करोगे ना तो इधर की पीवाईक्यू उधर और उधर की पीवाईक्यू इधर है। क्योंकि जो हमारे जो देश है ना, यहाँ पर जो एग्जामिनर होते हैं तो ये सब बूढ़े बूढ़े होते हैं, इनको नए क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो नए क्वेश्चन बनाने की झंझट क्यों करना मेरे भाई, पहले से इतने क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वो वहां से उठा देते हैं, कुछ वहां से उठा देते हैं, कभी वैल्यू चेंज कर देते हैं, कभी डिक्टो क्वेश्चन दे देते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो हमको साइक्लोहेक्सेन का भी पता होना चाहिए क्योंकि ये जेईई मेंस में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें अपने कितने कन्फर्मर बनते हैं वो आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसमें 4 बनते हैं। पहला बनता है अपना चेयर। ठीक है, दूसरा बनता है अपना ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट मतलब बिल्कुल ट्विस्ट हो गया, कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, ट्विस्ट बोट। और तीसरा कन्फर्मर अपना बनता है बोट। और चौथा कन्फर्मर अपना इसका बनता है हाफ चेयर। हाफ चेयर, बस इतना अपने को पता है। इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देख 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया चेयर फॉर्म। अब देख यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, मस्त पांव फैला के ऐसे लेटा हुआ है, चेयर है ना, ये चेयर में ही तो बैठेगा। तो ये क्या हो गया, अपना चेयर फॉर्म हो गया। अब आता है ट्विस्ट बोट। ये होता है अपना ट्विस्ट बोट। ठीक है, ट्विस्ट बोट ऐसा बनता है अपने को। ये अपने को ध्यान नहीं देना, ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। बोट जो होता है, बोट कैसे बनती है, ऐसे ही तो बनती है। ये बन गई बोट। ठीक है, और 6 कार्बन देख सब में है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आता है हाफ चेयर। हाफ चेयर मतलब थोड़ी छोटी कर दो, ये ऐसे बन जाती है। ठीक है, ये हो गया अपने हाफ चेयर। 6 कार्बन ही है देख, 1 2
3 4 5 6, क्योंकि हेक्सेन है ना ये, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये इसके 4 कन्फर्मर बनते हैं साइक्लोहेक्सेन के। कितने कन्फर्मर बनते हैं? 4 बनते हैं। ठीक है, अब इनकी क्या पूछ लेते हैं? स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं। जेईई मेंस में इसमें क्या आ गया था? स्टेबिलिटी आ गया था। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज्यादा किसकी होती है? चेयर की होती है। फिर किसकी होती है? ट्विस्ट बोट की होती है। फिर किसकी होती है? बोट की होती है। फिर किसकी होती है? हाफ चेयर की होती है। तो देख, मतलब चेयर की ज्यादा होती है, तो चेयर में भी ज्यादा किसकी? जो फुल चेयर है, और हाफ चेयर की सबसे लास्ट में होती है। फिर जो बोट है ना, बोट में ट्विस्ट बोट की ज्यादा होती है, ट्विस्ट बोट की, और जो सिंपल बोट है उसकी कम होती है। तो ये सीक्वेंस आपको अगर पता है ना, तो स्टेबिलिटी और साइक्लोहेक्सेन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी फिर अगला अपने को पता है कि जो स्टेबिलिटी होती है, इसके अपोजिट क्या होता है? अपना एनर्जी होता है। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ चेयर का हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर बोट का हो जाएगा, फिर ट्विस्ट बोट का हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा? चेयर का हो जाएगा। मतलब ये जो स्टेबिलिटी है उसको अपोजिट कर देना है, तो एनर्जी का सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो ये ट्विस्ट बोट होता है ना, ये अपना ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये अपना क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सर ऑप्टिकली एक्टिव क्या हुआ? अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। उसमें 2 टाइप आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वहां पर ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है, वो बताऊंगा आपको। बस फिलहाल ध्यान रखना, जो ये साइक्लोहेक्सेन होता है ना, उसका जो ये टेबल फॉर्म वाला कन्फर्मर है, टेबल फॉर्म नहीं सॉरी, ट्विस्ट बोट वाला जो कन्फर्मर है, वो क्या होता है? अपना ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अब ध्यान से देख, एक चीज देख, अगर मैं एक प्लॉट बनाऊं ना, अगर मैं एक प्लॉट बनाऊं, इधर मैं डायहेड्रल एंगल रख रहा हूं, और इधर मैं कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी रख रहा हूं, मतलब एनर्जी रख रहा हूं। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे मैंने पहले बनाया था। ये मैं किसका बना रहा हूं? ये मैं किसका बना रहा हूं? ये मैं बना रहा हूं ब्यूटेन का। तो देख ऐसे बनेगा। तो देख, ये ऊपर वाले मतलब इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है सर? इक्लिप्स की होती है ना। तो ये क्या हो गया अपने? फुली इक्लिप्स। ये भी क्या हो गया अपना? फुली इक्लिप्स। ठीक है, और जो ये नीचे रह गए, नीचे वाले क्या होंगे? स्टैगर्ड होंगे, क्योंकि स्टैगर्ड की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। पर ध्यान से देख, ये वाले स्टैगर्ड थोड़े ऊपर है, और एक स्टैगर्ड बिल्कुल नीचे चला गया। मतलब जो सबसे खत्म वाला स्टैगर्ड है वो कौन सा होगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो देख, स्टेबल एनर्जी में सबसे कम एनर्जी किसकी है? किसकी है? एंटी स्टैगर्ड की। ठीक है, तो जो ये सबसे नीचे है ना, ये वाला अपना क्या हो गया? एंटी स्टैगर्ड हो गया। ये क्या अपना? एंटी स्टैगर्ड। और ये वाले क्या है? गॉची। समझ में आ गया तुमको? मतलब जिनकी एनर्जी नीचे है, वो तो क्या है? अपनी स्टैगर्ड है। पर स्टैगर्ड में भी जिसकी सबसे कम एनर्जी हो गई, वो अपना एंटी स्टैगर्ड हो गया। इसलिए एंटी स्टैगर्ड मैंने और नीचे बना रखा है, ये वाला। और गॉची थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि गॉची की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है एंटी स्टैगर्ड से। ठीक है, ये वाई एक्सिस में क्या लिखा हुआ आपने? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब देख, चमत्कार क्वेश्चन, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन, और घुमाने वाला क्वेश्चन। इसको अपन बोलते हैं, एक कंसेप्ट है अपना, इसको अपन बोलते हैं गॉच इफेक्ट। गॉच इफेक्ट, ये हो गया अपना गॉच इफेक्ट। ठीक है सर, तो गॉच इफेक्ट क्या होता है? ठीक है सर, गॉच, पहली बात ये सोचो कि गॉच किस में आया था? इक्लिप्स में आया था या स्टैगर्ड में आया था? सर ये तो स्टैगर्ड में आया था। आपने बताया था स्टैगर्ड में एक तो गॉच होता है, और एक अपना एंटी स्टैगर्ड होता है। अगर सी एच थ्री के बीच में, मतलब सेम के बीच में 180 डिग्री का एंगल हुआ, तो एंटी स्टैगर्ड, और 60 डिग्री का एंगल हुआ, तो कहीं ना कहीं गॉच आपने बोला था। ठीक है, समझ में आ गया। स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? सर एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है गॉच से। ठीक है, पर जब गॉच इफेक्ट लगेगा, आज के बाद जिस दिन गॉच इफेक्ट लगा, उसकी स्टेबिलिटी ना, किसकी? गॉच की ज्यादा हो जाएगी। किससे? एंटी स्टैगर्ड से। अभी तक तो मैं आपको क्या बता रहा था कि सर एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी गॉच से ज्यादा होती है।
पर वो तब के लिए है ना जब गॉच इफेक्ट नहीं लग रहा। आज के बाद जिस दिन गॉच इफेक्ट लगा उस दिन क्या हो जाना है, जो गॉच वाला है ना उसकी स्टेबिलिटी अपनी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाएगी। तो सर गॉच इफेक्ट कब लगेगा, कुछ तो बताओ। गॉच इफेक्ट कब लगेगा, पता कैसे चलेगा हमको कि गॉच इफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा। सर गॉच इफेक्ट कैसे लग रहा है, ध्यान से देख मेरे भाई। आज के बाद अगर हाइड्रोजन तेरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ पाया गया, इन तीनों लोगों के साथ अगर ये घूमता हुआ पाया गया ना हाइड्रोजन, इनके साथ बॉन्ड बनाया, इसने बॉन्ड बनाने की कोशिश करी ना इन तीनों के साथ अगर, तो मैंने बोल देना कि यहाँ पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना तो वहां पर लगता है अपना गॉच इफेक्ट। तो गॉच इफेक्ट कब लगेगा, जब किसी दिन मुझे हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कोई पाया गया घूमता हुआ, तो मैंने बोल देना है सर यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सर यहाँ पर तो गॉच इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर जाएगा। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जो अपना गॉच है ना उसकी स्टेबिलिटी अपनी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा हो जाएगी। सर समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं दिखाता हूँ आपको। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो फिर तो हमको पता है कि सर जो एंटी स्टैगर्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है गॉच से। जिस दिन गॉच लगेगा मतलब जिस दिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिस दिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ पाया जाएगा, उसी दिन बोलना है कि सर यहाँ पर गॉच इफेक्ट लगने वाला है, यहाँ पर गॉच की स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो जैसे अपना क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं फ्लोरीन लिख दूं, यहाँ पर मैं OH लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, अरे एक चीज मैंने ध्यान से देखी, अरे भाई हाइड्रोजन तुम यहाँ ऑक्सीजन के साथ बैठे हो, तुम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ बैठे हो। आपने बताया था कि सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन बैठा हुआ है, बॉन्ड बना रहा हुआ है ना, तो वहां पर अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो कहीं ना कहीं इस वाले स्ट्रक्चर में ना, इस वाले स्ट्रक्चर की अगर मैं स्टेबिलिटी निकालू ना, तो ये तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, स्टैगर्ड की। फिर किसकी होती है, इक्लिप्स की। पर स्टैगर्ड में कौन जीत जाएगा सर, गॉच जीत जाएगा और एंटी स्टैगर्ड हार जाएगा, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें तो वही तो जो होता है पहले से वही लिखूंगा, पार्शियल इक्लिप्स इज मोर स्टेबल देन फुल इक्लिप्स। तो ये अपने को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई ना, मतलब हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ पाया गया ना, तो कहीं ना कहीं गॉच इफेक्ट को तुम प्रीडोमिनेटली कर लेना, ठीक है। वहां पर बिल्कुल तुमको जो गॉच है ना उसको ज्यादा स्टेबल मानना पड़ेगा, किससे, एंटी स्टैगर्ड से। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, ये है जैसे अपना, तो देख अब देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये क्या कर लेगा, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ तो लगा ही हुआ है पहले से। अब यहाँ पर ये फ्लोरीन के साथ, देख यहाँ फ्लोरीन भी तो आता है, तो फ्लोरीन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना देगा। और इसको अपन बोलते हैं, जो बगल बगल का बॉन्ड बनता है ना, ऑर्थो वाला, ऑर्थो पोजीशन मैंने आपको बताई थी, इसको अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद करना, नीट 2024 का अगर पेपर दिया होगा ना तुमने, तो वहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बगल वाली जो बॉन्डिंग होती है ऑर्थो पोजीशन में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, उसको बोलता हूँ मैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये अपनी क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब हम इनको अच्छे से सीखेंगे, अभी ये काम की बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ लगा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बस बात खत्म। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए अपना जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, गॉची ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी स्टैगर्ड से। समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कि कन्फर्मर से कैसे क्वेश्चन हमारे नीट में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देख, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अब ध्यान से देख, हाइड्रोजन किसके साथ पाया गया, अरे हाइड्रोजन तुम तो ऑक्सीजन के साथ पाए गए। अरे भाई तुम तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हो, और अगर तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हो ना, तो गॉची इफेक्ट तो मुझे लगाना पड़ेगा। माफ करना, पर मुझे गॉची इफेक्ट लगाना पड़ेगा। और गॉची इफेक्ट अगर मैं लगा रहा हूं ना, तो मुझे पता है कि गॉची वाला जो होगा ना वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अपना एंटी स्टैगर्ड से। ठीक है, समझ में आ गया। और गॉची का मतलब क्या हुआ सर, गॉची का मतलब क्या हुआ कि जो सेम सेम है ना वो 60 डिग्री के एंगल पे हो, जो सेम सेम हो ना। तो ये तो इक्लिप्स है, ये हट गया, ये इक्लिप्स है, ये हट गया। ठीक है, इन दोनों में से आंसर आ सकता है। अब देख, जो सेम सेम है वो 60 डिग्री के एंगल पे, यस सर ये गॉची है। जो सेम सेम है वो 180 डिग्री के एंगल पे, सर ये तो एंटी स्टैगर्ड है। तो ज्यादा स्टेबल गॉची होता है या एंटी स्टैगर्ड होता है सर,
सर सर गॉची होता है, क्योंकि यहाँ पर होता तो एंटी स्टैगर्ड है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर गॉची आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। कितना सिंपल है देख। देख अगला क्वेश्चन आया था नीट में, नीट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, मतलब जो ब्यूटेन होता है ना, उसका जो सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन है। अब देख ब्यूटेन में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो देख कहीं पे भी देख ले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं लगा हुआ। अब ये मत सोचना कि ये जो गोला है सर ये तो ऑक्सीजन दिख गया मैंने और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा, अरे मेरे भाई वो ऑक्सीजन नहीं है, वो जो पीछे वाला जो कार्बन है ना उसको बड़ा करके दिखा रखा है। ठीक है, जैसे मैं आगे वाले कार्बन को छोटा ले रहा था, पीछे वाले कार्बन को बड़ा ले रहा था ना, वो पीछे वाला कार्बन है वो। ठीक है, गोला करके बता रखा है उस कार्बन को, ऑक्सीजन नहीं है वो। ठीक है, तो देख यहाँ पर अपने को पता है कि एन ब्यूटेन है, तो एन ब्यूटेन में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या होगा अपना कोई गॉची इफेक्ट नहीं लगने वाला। मतलब जो नॉर्मली होता है कि जो एंटी स्टैगर्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो एंटी स्टैगर्ड मतलब अपोजिट। ओहो ओहो, CH3 ऊपर CH3 नीचे, सर आंसर मार दिया मैंने 2 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आते हैं ना तो इनमें पहचानते कैसे हैं देखो। अब देख ये यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री है, मतलब ये कहीं ना कहीं इक्लिप्स होगा। अब देख सेम के पीछे सेम है क्या, नहीं, मतलब ये पार्शियल इक्लिप्स है। ठीक है, इसको अगर मैं देखूं ये क्या है, सर ये डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री, मतलब ये इक्लिप्स है, पर देख सेम के पीछे सेम आ गया, मतलब ये फुली इक्लिप्स है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं, सर इसमें डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये स्टैगर्ड है, पर देख जो सेम सेम है वो 60 डिग्री के एंगल पे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉची हो जाएगा। तो पहचानते हैं ऐसे हैं। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपको अगर आएगा ना, तो ये अपना सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है कि वो तुमको बोले कि एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन के तुम बैठ के चित्र बनाओ उसके, और उसके कहीं ना कहीं जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हो सारे बनाओ। तुम नहीं करना ना ऐसा, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है, हमको ऑब्जेक्टिव पेपर है। और ऑब्जेक्टिव पेपर की सबसे प्यारी बात यह है ना कि आंसर तो मेरे आंखों के सामने ही बैठा हुआ है, मुझे बस पहचानना है कि भाई आंसर तो तू है। 25% चांसेस है ना कि वो आंसर होगा, टोटल 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक तो आंसर है ना, तो वो मुझे पहचानना है। ठीक है, क्योंकि और अगर मेरे कंसेप्ट क्लियर है तो मैं बिल्कुल बहुत जल्दी से 2-2 3-3 सेकंड में ना एक क्वेश्चन निपटा सकता हूँ। और अगर आप जब पूरी केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना मुझसे, उसके बाद आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि दिसंबर तक तो हम केमिस्ट्री खत्म करने वाले हैं, उसके बाद जो मैं स्टार्ट कराऊंगा 1-1 शॉट, वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा। फिर पेल के दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल नीट 2025 में केमिस्ट्री में तो तबाही मचाने वाले हैं। बाकी साथ साथ बायोलॉजी भी करो यार, क्योंकि बायोलॉजी अपना 50% वेटेज रखता है। अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स को पकड़ लो ना तो बायोलॉजी अकेला भारी है भाई, क्योंकि 360 मार्क्स तो बायोलॉजी में अकेले आ सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आ गए, 360 में से 360 आ गए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा इधर उधर भी हो जाएंगे ना, तो तुम अपनी सिलेक्शन की रेंज को क्रॉस कर जाओगे। तो बायोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी को तुम अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचना कि बायोलॉजी तो मुझे आती है। बच्चे क्या करते हैं ना, उनके मार्क्स अगर बायोलॉजी में 270 280 भी आ रहे होंगे, तो उनको लगता है कि बायोलॉजी तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई अगर तुम्हारे मार्क्स 340 से कम आ रहे हैं ना, तो उसको वीक ही समझो यार, क्योंकि तुमको पता है ना कट ऑफ कितनी जा रही है। तो तुम कोशिश करो कि बायोलॉजी को बिल्कुल 360 बिल्कुल परफेक्ट स्कोर लेके जाओ, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हारा थोड़ा इधर उधर भी हो जाए ना, तो तुम अपनी सिलेक्शन की रेंज को क्रॉस कर जाओ और एक मेडिकल कॉलेज में घुस जाओ। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में मैं तुम्हारा पूरा अच्छे से साथ देने वाला हूँ, और दिसंबर तक कोर्स खत्म करने की पूरी मैं मतलब कोर्स खत्म करके ही रहूंगा, और उसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल धमाके से। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर, हाइड्रोकार्बन का पहला लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के सारा जो कुछ भी था, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस, एनर्जी का सीक्वेंस, और जो जो चीजें थी, गॉच इफेक्ट, ये सब मैंने आपको बताया। कैसे किस स्ट्रक्चर को पहचाना जाता है वो भी मैंने आपको सिखाया, और नीट में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो भी मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं ढूंढ के आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, ताकि आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके पूरा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को पक्का और पैक कर दो नीट 2025 के लिए। आपको क्या करना है ना, एक एक टॉपिक को, जैसे IUPAC पढ़ा तो उसको ऐसे पढ़ो ना कि ये मेरा पैक हो चुका है। जैसे तुमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा, तो उसको तुम ऐसे पढ़ो, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करो कि उसका कोई दिक्कत ही ना आए। बस तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा ना तो वो मैं करने वाला हूँ। ऐसे ऐसे करते करते एक एक कंसेप्ट को, एक एक टॉपिक को पकड़ते पकड़ते पूरा खत्म करो यार चैप्टर को और पूरे कोर्स को।
तो और तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं बादशाह हूँ, उसमें मेरा कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं हो सकता जो मेरा क्वेश्चन गलत करा दे। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो जैसे मैंने आप तुमको ये पढ़ा दिया अपना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो आपने ये अच्छे से पढ़ा तो आपके दिमाग में पूरा बहुत पॉजिटिविटी के साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज के बाद अगर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया तो मैं उसको 2-2 सेकंड में उड़ाने वाला हूँ। बाकी जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको डीपीपी में, उनको कर लेना ताकि आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का पूरा जो खेल है वो खत्म हो जाए। बाकी कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? आज आपको कोई दिक्कत हुई कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म समझने में, या कहीं भी कोई थोड़ी सी भी डाउट अगर रह जाता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in